80% लोग स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज नहीं ले पाते हैं। उसके कारण कई हो सकते हैं, बट उसमें से एक कारण ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है। अब नमस्ते। आज के पॉडकास्ट में आपका सबका स्वागत है। आज हम मानसिक रोग के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ इस विषय पे जो टॉपिक हमने चुना है वो है साइकोसिस कि क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और इनके इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वशिष्ठ पोलिसेट्टी, जो एम्स में मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट हैं। वेलकम टू द शो वशिष्ठ। नमस्कार सभी को, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो पहले बहुत ही आम सवाल कि साइको हो जाना, साइकोसिस, इसको आम भाषा में तो हम काफी बार इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसकी सही परिभाषा या सही डेफिनेशन क्या है? तो साइकोसिस जो है, मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जैसे कुछ लक्षणों को मिलाकर हम साइकोसिस कहते हैं, और इनके कारण जो कई सारे हो सकते हैं। तो साइकोसिस का मेन मतलब ये है, हिंदी में साइकोसिस को मनस्ताप भी कहा जाता है। ये एक रियलिटी का प्रॉब्लम है। रियलिटी का मतलब है जो मरीज का वास्तविकता होता है वो बाकी लोगों से अलग हो जाता है, जो उनकी रियलिटी होती है। तो इसमें हम इसको कलेक्टिव रियलिटी या फिर कंसेंशुअल रियलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर ये शर्ट जो है आपको ग्रीन दिख रहा है, मुझे जो ग्रीन दिख रहा है और आपको जो ग्रीन दिख रहा है हो सकता है अलग है, बट हम दोनों सीख चुके हैं या फिर एक सहमति पे आए हैं कि इसको ग्रीन कहा जाना है। साइकोसिस में ये होता है कि इस जो वास्तविकता है, ये सामूहिक या फिर सहमति से जो बना हुआ वास्तविकता है, इससे दूर हो जाता है। ये सामूहिक वास्तविकता से परे हो जाना या फिर उसका ब्रेक डाउन हो जाना, उस स्थिति को, उस मानसिक स्थिति को हम साइकोसिस कहते हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं जब ये मरीज इस स्थिति में पहुंचता है। और जो वास्तविकता है, इससे दूर होने के दो मुख्य पॉसिबिलिटीज हैं कि कैसे हो सकता है। सबसे पहला होता है हेलुसिनेशन, ये आपने सुना होगा, जहाँ पे मरीज को जो चीजें बाकियों को नहीं सुनाई दे रही या नहीं दिखाई दे रही, उनको हो रही है। जैसे कि एक मरीज मेरा था जो बोलता था कि मेरे पीछे हमेशा दो व्यक्ति हैं जो मेरे बारे में बात करते हैं और वही चीजें बोलते हैं, और उनकी आवाज उतनी ही साफ आती है जैसे आपकी आवाज। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम समझते हैं कि ये एक लग जैसे कि हम आम जनता जो है समझते हैं कि मरीज के साथ कुछ हो गया है, जैसे कि वो अपने आप में बातें कर रहा है, जैसे कि किसी और से बातें कर रहा है, कोई आवाजें आ रही हैं, बट उनके लिए वो उनका रियलिटी है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो शर्ट है ये ग्रीन नहीं ये रेड है, तो आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे। तो अगर किसी मरीज को आवाजें सुनाई दे रही हैं तो वो उनकी रियलिटी है, और जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो उस लेवल पे है कि वो रियलिटी उनका ऑल्टर हो गया है। तो केवल सुनाई नहीं देना बल्कि दिखाई देना भी कई सारे मरीजों में होता है। जैसे कि उनको दिख सकता है कि वो आत्माएं दिख रही हैं, या फिर एक मेरा पेशेंट था जिनको सलमान खान दिखता था। तो इट कैन बी मल्टीपल थिंग्स, एंड इट कैन बी इन एनी सेंसरी मोडालिटी, किसी को दिखाई देना या फिर किसी को सुनाई देना, किसी को महसूस होना। दूसरा जो मुख्य मेथड है जिससे कोई व्यक्ति साइकोसिस या मनस्ताप की स्थिति तक पहुंचता है, उनका रियलिटी ऑल्टर होता है, वो है डिल्यूशन। हमारी रियलिटी में हम सबके कई सारे विश्वास होते हैं, आस्थाएं होती हैं जो समाज से मिलते जुलते हैं। जैसे कि चीजों में हम विश्वास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीजों में विश्वास करता है जो कि असत्य है, मिथ्य है, और उस विश्वास में बहुत दृढ़ निश्चय है उनका, या फिर मतलब उस विश्वास पे अड़े हुए हैं, तब उसको हम डिल्यूजन कहते हैं। एक मेरा पेशेंट है। ये जो विश्वास है कई प्रकार के हो सकते हैं। कई मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि ये शक का रूप लेता है कि मेरे खिलाफ कोई है, या फिर घर वाले मेरे खिलाफ है, या सीबीआई FBI मेरे खिलाफ है, मेरे खाने में कुछ मिला रहे हैं। दृढ़
दृढ़ता का ये मतलब है कि अगर कोई बोलता है कि मेरे पीछे एफबीआई है और मैं उसको सबूत दिखाता हूँ कि नहीं कोई ऐसा है नहीं, तो वो हो सकता है कि मान जाए या फिर थोड़ा बिलीव कर जाए। बट साइकोसिस के मरीज को जब डिल्यूजन होता है तो उनका जो विश्वास इतना दृढ़ होता है, जैसे कि हम ओपीडी में जब पेशेंट से बात करते हैं उनसे पूछते हैं कि आपको कितना यकीन है कि एफबीआई या सीबीआई आपके खिलाफ है, तो यूजुअल आंसर ऐसा होता है कि 100% यकीन है। तो इफ आई वुड आस्क यू कि ये शर्ट आपको कितना परसेंट यकीन है कि ये ग्रीन दिख रहा है, ये तो ऑब्वियस सा आंसर है कि ये तो 100% ग्रीन है। तो आपको ये मरीज के तौर से देखना होगा कि उनकी रियलिटी बदल गई है और उनसे बहस करने में कोई मतलब नहीं है। तो जैसे डॉक्टर वशिष्ठा ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि कि साइकोसिस बेसिकली एक इंसान का रियलिटी से टच छूट जाता है, और वो मोस्टली दो प्रकार में डिल्यूजन या हैलुसिनेशन के फॉर्म में होता है, जिनके एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरह बताए डॉक्टर वशिष्ठा ने। तो नेक्स्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं ऐसे इंसान को ऐसे व्यवस्था में पहुंचने की। सो हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि साइकोसिस या फिर ये मनस्ताप जो है एक मानसिक स्थिति है, यहाँ तक पहुंचने के कई कारण होते हैं, हो सकते हैं। जैसे कि बुखार जो है एक लक्षण है, जो कि टाइफाइड, मलेरिया या फिर कई सारी बीमारियों में हो सकता है। बिल्कुल। साइकोसिस या रियलिटी से टच छूटना भी एक मानसिक स्थिति है, जो कि मेडिकल कॉजेज से भी हो सकता है, मतलब शारीरिक प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और कई बार ऐसे होता है कि कारण साइकाइट्रिक या मानसिक होता है, या फिर कई बार दवाइयों या फिर ड्रग्स की वजह से हो सकता है ऐसे। और हम मेडिकल कॉजेस को देखें और न्यूरोलॉजिकल कॉजेस को अलग देखें, और ड्रग्स और साइकाइट्रिक कॉजेस को अलग देखेंगे, तो मेडिकल कॉजेस में कई सारी सिस्टमिक बीमारियां होती हैं, जो कई बार होता है कि मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है जिससे साइकोसिस बोला जा सकता है। बट उसमें यूजुअली और लगभग हर बार अलग शारीरिक लक्षण भी रहते हैं साथ। तो जैसे बुखार होना या फिर कोई और रैश आना या फिर कोई और शारीरिक लक्षण अगर है, उसके साथ साथ पेशेंट की स्थिति थोड़ी गंभीर है, उसके साथ उनको अगर मानसिक लक्षण आ रहे हैं, तो कॉज मेडिकल हो सकता है। और उस समय जो आपके डॉक्टर हैं वो मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे, और उस तौर में उनका डाउट रहेगा कि मेडिकल कॉज हो सकता है। दूसरा न्यूरोलॉजिकल होता है। कई सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां में हम साइकोसिस देख सकते हैं, जैसे पार्किंसन बीमारी है या फिर डिमेंशियास है, जैसे कि बुढ़ापे में जो भूलने की बीमारियां होती है उसमें साइकोटिक लक्षण आ सकते हैं। और कई सारे जो बाकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या फिर जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, उसमें न्यूरोलॉजिकल कॉज की वजह से साइकोसिस हो सकती है। हमें ये समझना जरूरी है कि मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कॉज जो होते हैं वो थोड़े रेयर होते हैं। ज्यादातर जो पेशेंट हम देखते हैं जिनको साइकोसिस होता है, हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कॉज को रूल आउट करना चाहिए और ये होना चाहिए कि वो नहीं हो। बट जो बिग चंक ऑफ जो केसेस आते हैं, दे आर प्योर साइकाइट्रिक इन दैट सेंस कि मानसिक कारणों की वजह से उनको ये दिक्कत है। मानसिक को अगर छोड़ेंगे तो चौथा जो है वो ड्रग रिलेटेड है। कई बार बीमारी कुछ दवाइयों की वजह से हो सकती है। दवाई हो सकता है कि किसी और बीमारी के लिए किसी ने दिया हो, जैसे कि स्टेरॉइड्स की वजह से कई बार हम साइकोटिक लक्षण देखते हैं। और सबसे ज्यादा जो रिक्रिएशनल ड्रग्स होते हैं, जैसे गांजा या फिर एम्फेटामीन्स जो बोलते हैं, जैसे कि एमडीएमए जैसे जो पदार्थ है, उनसे लोगों को साइकोटिक लक्षण हो सकते हैं। और जो साइकोसिस ड्रग्स की वजह से होता है, वो हम देखते हैं कि आमतौर से ड्रग्स को अगर हम रोक दें तो 1 महीने के अंदर अंदर साइकोसिस कम हो जाता है। बट अगर प्राइमरी मानसिक कारण की वजह से साइकोसिस है, तो उसके कई सारे कारण, कई सारी मानसिक बीमारियों में साइकोटिक लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्किज़ोफ्रेनिया, जो आपने सुना होगा। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जिसमें साइकोसिस के लक्षण होते हैं। तो रिस्क फैक्टर अगर बात करें कि किनको स्किज़ोफ्रेनिया की संभावना ज्यादा होती है, तो स्किज़ोफ्रेनिया
एक के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जेनेटिक जो होते हैं, कि अनुवांशिक जो कारण होते हैं, लगभग 70% ये जो बीमारी है फैमिली में रन करती है। अगर मतलब 1% लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क रहता है, और अगर कोई जुड़वा भाई को स्किज़ोफ्रेनिया रहता है कि 50% चांस रहता है कि आपको भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो उस तौर से देखा जाता है कि ये अनुवांशिक है। बाकी जो जेनेटिक होता है वो एक रिस्क होता है, मतलब उस व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया की संभावना बढ़ती है। बट मेन जो स्किज़ोफ्रेनिया का स्टार्ट होता है वो लगभग 18 से 25 साल की उम्र में इन मेल्स, एंड 25 से थोड़ा ज्यादा एज में 25 से 30 के बीच में इन फीमेल्स, इस उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया शुरू होता है। अब शुरू होने के पहले कई सारे स्ट्रेसर्स होते हैं, कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि अगर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, या फिर कुछ अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज, या फिर लॉट ऑफ ड्रग यूज, कैनबिस का जो इस टीनेज में अगर कैनबिस यूज ज्यादा रहा है तो इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिंग इनटू स्किज़ोफ्रेनिया। तो आपको ये समझना है कि एक जेनेटिक रिस्क होता है। हो सकता है कि जेनेटिक रिस्क के बावजूद, जैसे कि जुड़वे भाई को है तो भी 50% ही चांस है, तो बाकी जो 50% है वो एनवायरमेंटल होता है, कि जो टीनेज के टाइम में जो भी स्ट्रेसर्स होते हैं उसके वजह से बाद में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण शुरू हो सकते हैं। तो सम अप करने के लिए जैसा मैं समझता हूँ कि मतलब सिर्फ एक श्योर शॉट कोई कारण नहीं होता है, वो मल्टीपल कारणों का एक कलेक्शन है जो सब मिला के ऐसे कंडीशन में स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस जैसे लक्षण पैदा कर सकता है, जिसमें जेनेटिक भी हो सकता है, उनके शुरुआतों के दिनों में, यूथ या टीनेज में, चाइल्डहुड में उनके साथ जो स्ट्रेसर्स थे, जो उनके ट्रॉमा थे, प्लस ड्रग यूज, और ये सब मिलकर हम इन चीज़ों का स्किज़ोफ्रेनिया साइकोसिस जैसे कंडीशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो डॉक्टर वशिष्ठा, अगर हमारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो थोड़ा अटपटा हमें नजर आता है या जिनकी बातें थोड़ी अलग लगती हैं, तो आसपास के लोगों को, ऐसे व्यक्ति को कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्या चीज़ों से देखकर उनको पता चलना चाहिए कि हाँ, इनको ज़रूरत हो सकती है, या क्या इनको साइकोसिस है? क्या चीज़ें देखकर हमें ये शक पैदा होना चाहिए हमें? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार हमारे देश में लगभग 80% लोग स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज नहीं ले पाते हैं। उसके कारण कई हो सकते हैं, बट उसमें से एक कारण ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है। अब जो दो मुख्य लक्षण थे, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन में यूँ होता है कि आमतौर से मरीज को आवाजें सुनाई देती हैं, तो उस आवाजों के रिस्पॉन्स में मरीज खोया खोया रहता है। हो सकता है कि मरीज उन आवाजों से कांटेक्ट करे, तो उनका मुंह चलता है, खुद में बड़बड़ाता है। तो अगर आप किसी को देखते हैं कि अकेले में रहना पसंद करते हैं, खुद में बड़बड़ाते हैं, या फिर खुद में हाथों से इशारे कर रहे हैं, जैसे कि दीवार से बात कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, ये आमतौर से होता है कि मरीज जो है थोड़ा सीक्रेटिव होता है। ही डज नॉट वांट टू टेल पीपल कि हाँ, मेरे को आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो वो हो सकता है कि छुपा रहा हो, या फिर ये जो बात करना या मुंह बड़बड़ाना हो अकेले में कर रहा हो। दूसरा ये है कि उनका रियलिटी पूरा बदल गया है, तो वो अपने में रहना पसंद करते हैं, या फिर लोगों से मिलना जुलना सब कम हो जाता है। और डिल्यूशन की बात जब आए, तो डिल्यूशन का जो लक्षण है वो बिहेवियर में डिपेंड्स ऑन कि क्या डिल्यूशन है। अगर किसी को शक का डिल्यूशन है कि मेरे घर वाले मेरे खिलाफ है, तो घर वालों से बातें कम करेगा। ये शक कर सकता है कि घर वाले खाने में कुछ मिला रहे, तो घर का खाना नहीं खा रहा, बाहर का मंगा रहा हो। या फिर अगर किसी को डर है कि सीबीआई एफबीआई उनके पीछे है, तो हो सकता है कि वो खिड़की से देख रहा हो कि कोई बाहर तो नहीं है, या फिर फोन बार बार चेक कर रहा है, इंटरनेट चेक कर रहा है। तो बेस्ड ऑन द डिल्यूशन कई बार हो सकता है कि शक ये हो सकता है कि मेरी वाइफ मेरे पे चीटिंग कर रही है, तो बार बार उनके कॉन्टैक्ट्स चेक करना। तो बेस्ड ऑन द डिल्यूशन वो लक्षण आते हैं।
अगर आपको पता चला कि किसी को ऐसे इस प्रकार के लक्षण है, हाउ डू यू मैनेज? तो एक तो यह है कि अगर आपके वर्क प्लेस पे है या आपके कोई दोस्त है, तो इमीडिएटली नहीं, मतलब इन अ टैक्टफुल वे कॉन्टैक्ट फैमिली मेंबर्स। तो फैमिली मेंबर्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट। तो उनको पता रहना चाहिए। हो सकता है कि उनको मालूम ही नहीं हो सकता है कि उनका बच्चा जो है हॉस्टल में पढ़ रहा हो और हॉस्टल में लक्षण है उनको बिल्कुल मालूम ही नहीं। तो कॉन्टैक्टिंग फैमिली मेंबर्स एंड टेलिंग देम कि ट्रीटमेंट मौजूद है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो दैट इज वन वे टू गेट देम टू ट्रीटमेंट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस रिगार्डिंग मतलब ऐसे लक्षणों के या ऐसे कोई कंडीशन के लिए स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई रूप का शेम नहीं होना चाहिए कि हाँ हमें ऐसा कुछ है, लोग क्या सोचेंगे अगर हमें पता चलेगा। तो ये चीज़ें सबसे पहला स्टेप है ट्रीटमेंट की तरफ कि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना और सही जगह और सही लोगों के पास जाना ट्रीटमेंट के लिए। और जनरली ऐसे कंडीशंस का ट्रीटमेंट किस तौर पे होता है? मतलब अगर आप हमें मोटा मोटा एक समरी के फॉर्म में बता सकते हैं कि किस फॉर्म में ट्रीटमेंट होता है, क्या मेडिसिन होता है, क्या कोई थेरेपी होती है, या उनको भर्ती करने की जरूरत पड़ती है? तो हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो लक्षण है मरीज के, ये लक्षण जो भी है उनके रियलिटी का हिस्सा है। करेक्ट। तो मरीज आमतौर से एक डिनायल में रहता है या फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता कि उनको कोई बीमारी है। तो इसलिए भले ही घर वालों को या फिर दोस्तों को पता लगता है कि इनको कुछ प्रॉब्लम है, और उनको अगर पता भी लग जाए कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है और ट्रीटमेंट मौजूद भी है, तब भी कई बार दिक्कत होती है कि पेशेंट को उधर ले आए। अगर पेशेंट लेके आते हैं और डॉक्टर से मुलाकात होती है और डॉक्टर से बातचीत होती है और साइकोसिस या फिर स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस निदान बनता है, उसके बाद आमतौर से ट्रीटमेंट जो है इन पेशेंट हो सकता है या फिर वार्ड में, मतलब वार्ड में या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होकर। दूसरा होता है आउट पेशेंट, जहाँ पे ओपीडी कार्ड में ही दवाई लिखी जाती है। तो मेन ये समझना है कि एडमिट होने के 3 कारण हैं, और ये एक लीगल भी हिस्सा है कि बिना इन 3 कारणों के जबरदस्ती किसी को एडमिट नहीं करा जा सकता। अगर मरीज का खुद का इच्छा है तो फिर एडमिट कर सकते हैं, बट वो 3 कारण ये हैं कि खुद को अगर हानि पहुंच रहा हो, या फिर दूसरों को हानि पहुंच रहा हो, या फिर तीसरा ये है कि खुद का ख्याल नहीं रख पा रहा। तो इन तीनों सिचुएशन में जबरदस्ती या फिर मरीज के इच्छा के खिलाफ कुछ समय तक भर्ती किया जा सकता है और ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर ये 3 खुद को हानि, दूसरों को हानि वगैरह नहीं है, तब भी अगर मरीज की इच्छा है कि वो एडमिट होना चाहे तो एडमिट किया जा सकता है। एडमिट करके या फिर ओपीडी के बेसिस पे मेन ट्रीटमेंट जो होता है वो दवाई के सहारे होता है। दवाई जो होता है वो, उसका नाम है एंटी साइकोटिक। साइकोसिस उसका एंटी, तो साइकोसिस कम करने वाली दवाई है एंटी साइकोटिक। हमारे पास कई सारी एंटी साइकोटिक्स हैं, कई टाइप के एंटी साइकोटिक्स हैं, बट जो बातचीत का थेरेपी जो होता है, साइकोथेरेपी जिसे कहते हैं, देखा गया है कि साइकोसिस के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। बट देर आर न्यू फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट दैट आर कमिंग अप, बट मेन स्टे जो मुख्य ट्रीटमेंट है वो दवाई है। साइकोथेरेपी इन दैट सेंस इज इम्पोर्टेंट कि जो डॉक्टर है वो एक रहे पेशेंट का, और डॉक्टर के साथ इतना रैपो बन जाए या फिर उतना ताल्लुकात बन जाए कि वो डॉक्टर को ट्रस्ट करना शुरू करे और दवाई लेना शुरू। दवाई से हम देखते हैं कि कई सारे लोग ठीक होते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि साइकोसिस के मरीज को, सारे साइकोसिस के पेशेंट, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वो एग्रेसिव सारे नहीं होते। हो सकता है कि वो अपने में रहे। तो अगर कोई मरीज एग्रेसिव हो रहा है तो घर वाले तुरंत डॉक्टर के पास ले आते हैं, बट अगर कोई अपने में रह रहा है तो उनका डॉक्टर के पास आना बहुत डिले हो जाता है। मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने इसमें बताई, जो मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स और लिसनर्स सुन रहे हो। इसके अलावा क्या मतलब पॉपुलर मीडिया या ऐसी चीज़ में मतलब ऐसे कंडीशंस के बारे में क्या आपने कोई मतलब इंटरेस्टिंग या हेल्पफुल ऐसे कंटेंट देखा हो, या मूवीज या टीवी शो के फॉर्म में, जो शायद लोग ज़्यादा रिलेट कर पाए?
साइकोसिस जो है समाज में काफी स्टिग्मा रहता है कि अगर आपने सभी ने रोड पे देखा होगा कि कोई ऐसे आदमी चल रहा हो और खुद में बातें कर रहा हो, कपड़े वगैरह ठीक नहीं है और अपने में बातें कर रहा हो और जो लोग आसपास जा रहे हो उससे कोई रिलेशन ना हो। तो ऐसे कई सारे मरीज हो सकते हैं कि साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया के। और इनका मेन स्टिग्मा ये रहता है कि उनको कोई मानसिक बीमारी है तो घर वाले उनको नहीं ले जा पाते या फिर उनको जानकारी नहीं। तो स्टिग्मा जो है वो एक कंस्ट्रेंट है कि अगर घर वालों को दिक्कत बढ़ रही है तो वो स्टिग्मा एक एक लेवल के बाद वो स्टिग्मा रोल प्ले नहीं करती। कि अगर घर में एग्रेसिव हो रहा है पेशेंट तो स्टिग्मा के भाड़ में पहले डॉक्टर के पास ले जाओ। बट अगर पेशेंट इतना एग्रेसिव नहीं है तो वो स्टिग्मा हमेशा ओवर पावर करता है, हो सकता है पेशेंट को ट्रीटमेंट ना मिले। पॉपुलर मीडिया में एक मतलब typically what we suggest is there's a movie called Beautiful Mind. Beautiful Mind is about a mathematician जिनको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था एंड स्किज़ोफ्रेनिया के बावजूद, बीमारी के बावजूद ट्रीटमेंट उन्होंने लिया भी था एंड he won the Nobel Prize for Economics after having schizophrenia. हिंदी में देयर इज अ मूवी, रिसेंट मूवी कंगना रनौत का है जो जजमेंटल है क्या, उसमें जो लक्षण है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है एंड जो डिल्यूशन है उनका या फिर हेलुसिनेशन है बहुत अच्छे तौर से उन्होंने डिपिक्ट किया है उस मूवी में। सो एंड कंगना रनौत एंड राजकुमार राव, जजमेंटल है क्या। थैंक यू वेरी मच वशिष्ठा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही आसान तरीके से बहुत डिटेल में आपने ये सब समझाया। और मैं होप करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स एंड ऑल दे डेफिनेटली वुड बेनिफिट एंड दे यूज इट इन देयर डेली लाइफ और समझें कि आसपास ऐसे लोग हैं और हमें और कंपैशन और समझदारी के साथ उनको हैंडल करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली, थैंक यू फॉर हैविंग मी।